बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग ER भी कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक, वो भी देखेंगे हम लोग। पर पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं ये होते क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ग्रेनर ने 1897 में। उसके बाद इन्होंने इसको टर्म दिया था एर्गैस्टोप्लाज्म। इन्होंने इसको नाम दिया था एर्गैस्टोप्लाज्म। ये आपसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, NTSC के एग्ज़ाम में, या जो भी आप साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हो तो उन सब एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले नाम क्या पड़ा था। नाउ सी, ER नेम प्रपोज्ड बाय KR पोर्टर। KR पोर्टर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रपोज किया था। ओके अब प्रपोज का मतलब आप कुछ और मत समझिएगा, यहाँ प्रपोज का मतलब होता है उसको दिया था, सजेस्ट किया था, तो इसको ये नया नाम मिल गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, नाउ सी, इनसाइड द सेल देयर एग्जिस्ट अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क enclosing a fluid filled lumen which almost fill up the intracellular cavity। अब ये देखिए, ये है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के बारे में बताया था कि ये अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन रफ पे अटैच होते हैं, स्मूथ वाले पे नहीं। सी, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ये होते हैं, ये तो आपको पता है क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सेल के अंदर होगा। एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है, ये देखिए आप, कुछ नेटवर्क टाइप का दिख रहा है, ऐसे जिग-जैग कुछ ऐसे नेटवर्क टाइप का ये दिख रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसमें फिल्ड भी होती है, इसमें फिलिंग होती है फ्लूइड की। एक फ्लूइड होता है वो इसमें भरा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन, LUMEN, दैट इज नोन एज ल्यूमेन, विच ऑलमोस्ट फिल अप द इंट्रासेलुलर कैविटी, जो इंट्रासेलुलर कैविटी तक फिल होती है। क्या भरा होता है इसमें? ल्यूमेन भरा होता है, एक फ्लूइड होता है जो फिल होता है ल्यूमेन, और ये सेल के अंदर होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ये है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन रफ में भी और स्मूथ में भी, दोनों में फिल होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं ये रफ पे अटैच होते हैं, स्मूथ पे नहीं। ये है आपका थोड़ा सा ब्रीफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ग्रेनर ने 1897 में। इसको उस टाइम इन्होंने टर्म दिया था एर्गैस्टोप्लाज्म। बाद में KR पोर्टर आए, इन्होंने इसका नाम एक नया सजेस्ट किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल के अंदर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जिसमें क्लोज होता है, और इसमें फ्लूइड फिल्ड होती है ल्यूमेन, जो कि इंट्रासेलुलर कैविटी तक फिल होती है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मेनली हम लोग को क्या देखना है? स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो स्ट्रक्चर देखते हैं भैया, इनका शेप साइज क्या है, कैसे बने होते हैं ये, और ये इनमें क्या क्या होता है। See, the endoplasmic reticulum is extensive network of intracellular membrane bound tube and that occupy most of the cytoplasm in almost all eukaryotic cell। ये भाई साहब बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, पूरे आधे से ज़्यादा सेल में ये कवर कर लिए होते हैं, अपना कब्जा जमाए होते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनके पास एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं। ये देखिए ऐसे नेटवर्क्स हैं, जो हम लोग गेम खेलते हैं ना, कभी कभी किसी बॉक्स में आपने देखा होगा, ऐसे यहाँ पे एक छोटी सी बॉल होती है, उसको ऐसे 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 करके हम लोग ले जाते हैं, तो उसके लिए पूरे पासेस बने होते हैं। कुछ वैसा ही आपको नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ वैसा ही नेटवर्क है। एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में, जो कि बाउंड होते हैं ट्यूब से, दैट इज बाउंड विथ ट्यूब, और ऑक्यूपाई करते हैं मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। भाई अब ये भाई साहब बहुत ही हट्टे कट्टे हैं और ताकतवर भी हैं, लंबे चौड़े भी हैं, तो इनको ज़्यादा जगह चाहिए, तो ये बहुत सारी सेल में जगह ऑक्यूपाई करके बैठे होते हैं। ठीक है,
ये होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। The membrane of these system are lipoproteinic in nature, similar in structure to the plasma membrane. अच्छा, जो इनके पास मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है? लेयर। ये जो मेम्ब्रेन है इस सिस्टम की, ये लाइपोप्रोटेनिक होती है। इसका नेचर कैसा होता है? लाइपोप्रोटेनिक इन नेचर, जो कि सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के। जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, कुछ सिमिलर वैसे ही ये भी होते हैं। The endoplasmic reticulum is more prominent in young and dividing cell as compared to the older cell. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही प्रोमिनेंट होता है यंग और न्यू सेल्स में। जो सेल्स अभी बन रही है, जो सेल्स अभी बनी है, जस्ट बनी है, या फ्रेश सेल है, तो उनमें ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, यंग होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं। ओल्डर सेल्स में ऐसा नहीं होता। ओल्डर सेल्स में ये इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, यंग नहीं होते। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। चलिए आगे देखें, ये इसका स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रफ है। क्यों रफ है? क्योंकि ये रफली अपीयर होते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब हम लोग माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो ये बहुत रफ दिखते हैं। अच्छा, क्यों रफ दिखते हैं? क्योंकि इनके पास राइबोसोम होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन लाइक राइबोसोम ओवर देयर साइटोप्लाज्मिक सरफेस। अब कोई भी सरफेस है, कोई मान लीजिए आपका रूम है, रूम में आपने खूब सारी जो ज़मीन है, जो आपका फ्लोर है, उस पर आपने खूब सारी बॉल्स डाल दी हैं। तो अब जब उसको कोई ऊपर से देखेगा तो रफ ही दिखेगा, स्मूथ तो दिखेगा नहीं। जब आप बॉल्स हटा देंगे तो स्मूथ दिखेगा। तो यहाँ भी ये छोटे छोटे ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम के, ठीक है। तो ये रफ दिखाई पड़ता है, इसी वजह से ये रफ दिखाई पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओवर देयर साइटोप्लाज्मिक सरफेस, साइटोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर ये छोटे छोटे ग्रेन्स टाइप के राइबोसोम्स दिखाई पड़ते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सी द राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम की हम लोग बात किए थे, तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जो हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन बनते हैं, कुछ प्रोटीन हम लोग बाहर से इनटेक करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। Got it? Rough endoplasmic reticulum is engaged in the synthesis and transport of protein. ये प्रोटीन के सिंथेसिस भी करते हैं और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। मतलब प्रोटीन बनाया भी और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट भी कर दिया अलग अलग जगह पे। Rough endoplasmic reticulum is abundant in the deeper part of cytoplasm near the nucleus, where it is connected with the outer membrane of the nuclear envelope. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत अबंडेंट होता है। कहाँ पे? जो साइटोप्लाज्म का डीपर पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस के पास का, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और वहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं न्यूक्लियर एनवलप के आउटर मेम्ब्रेन में। लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि वो वहाँ पे ऊपर रेड कलर से कनेक्ट हो रहा था, तो वहीं पे इनका न्यूक्लियर एनवलप होता है, वहीं ये जाके कनेक्ट हो जाते हैं। RER इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स दैट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ ज़्यादा होता है? ये ऐसे सेल्स में डेवलप होता है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस या सिक्रीशन ज़्यादा होता है, ठीक है, ये वहाँ पे ज़्यादा होता है। नाउ स्मूथ की बात करें तो रफ और स्मूथ में आपको अंतर समझ में आया? इनके सरफेस पे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए ये रफ कहे जाते हैं, और इनके सरफेस पे कोई भी ग्रेन्स नहीं होते हैं, तो ये स्मूथ कहे जाते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, इसी से इनका नाम अलग अलग पड़ा है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्यूबल्स एंड वेसल्स। इनके पास ट्यूबल्स और वेसल्स होते हैं। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं और ये मोर अबंडेंट होते हैं नियर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर इट मे बी अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल पार्ट के पास बहुत अबंडेंट अमाउंट में होते हैं और वहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक।
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। The smooth endoplasmic reticulum help in the synthesis of fat और lipid molecule। यहाँ पे डिफरेंस है, ये किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं? प्रोटीन की। और ये किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं? फैट की या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स की। लिपिड मॉलिक्यूल्स को फैट मॉलिक्यूल्स ही कहा जाता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स, आपकी बॉडी में भी फैट और लिपिड की सिंथेसिस हो रही है। इट मीन्स अगर आप फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाएंगे तब भी आपकी बॉडी के फैट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। नाउ इट इज़ देयरफॉर वेल डेवलप्ड इन द सेल दैट सिक्रीट लिपिड्स। ये उन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो फैट सिक्रीट करते हैं, जो लिपिड सिक्रीट करते हैं, क्योंकि भाई इनका तो काम ही है फैट को सिक्रीट करना। ठीक है, तो ये जिस सेल्स में ज़्यादा फैट सिक्रीट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, जिस सेल्स में ज़्यादा प्रोटीन का सिक्रीशन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? ये प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, ये फैट के सिंथेसिस करते हैं। इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, इनके पास नहीं होते हैं, ये स्मूथ होते हैं। ठीक, इतना डिफरेंस है। आई होप इतना आपको याद रहेगा। दूसरी चीज़, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास अटैच्ड होते हैं, नियर द न्यूक्लियस अटैच्ड होते हैं। और ये कहाँ अटैच्ड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। गॉट इट? तो इतना चीज़ आप याद रखिए, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें बहुत डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फर्दर हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ भी आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब बेसिक अच्छा रहेगा तो आगे फर्दर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है भाई, जितने भी सेल ऑर्गेनल है सब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। आपने देखा प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फैट की सिंथेसिस, लिपिड मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कर रहे हैं और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, अब जब कुछ दे रहे हैं तो कुछ लेंगे भी, तो कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे? कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। लाइक आपके घर में मान लीजिए आज आपको कुछ खाना है, कुछ मान लीजिए चाइनीज़ खाना है, तो चाइनीज़ के लिए आपके पास मंचूरियन और नूडल्स खाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? वेजिटेबल्स होना चाहिए और नूडल्स होना चाहिए, साथ ही साथ उसके में जो भी स्पाइसेस होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सब चाहिए। तो ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। तो रेडी क्या हुआ आपका? मंचूरियन और नूडल्स। ठीक है, ये रेडी हुआ। पर जो आपके पास रॉ मटेरियल था उसी को यूज़ करके आपने इसे बनाया। तो वैसे ही इनको भी प्रोटीन की सिंथेसिस या लिपिड मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कुछ फूड चाहिए होता है जिससे ये बना सके। तो वहाँ पे ये मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, सर्कुलेशन, पैकेजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। लोकलाइज करते हैं ऑर्गेनेल्स को, मतलब जब अगर कोई बड़ा पार्ट यहाँ हमें पता है कि ये यहाँ है, तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि इसके आसपास क्या क्या प्रेजेंट है, इससे दूर क्या है, इसके नज़दीक क्या है, इतना समझ में आ जाएगा। जैसे आप किसी बड़े बुजुर्ग से मिले होंगे तो वो आसमान में देख के बता देंगे कि इधर ये ध्रुव तारा है रात में, इधर ये ध्रुव तारा है, इधर ये वाला स्टार है, तो डायरेक्शन इधर जानी है या उधर जानी है। या आप कभी स्टोरी सुनिएगा या पूछिएगा, अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो नहीं होंगे तो फ़ोन पे पूछ लीजिएगा, नहीं होंगे तो कोई और बुजुर्ग मिलेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। सर्कुलेट करते हैं, ये इजीली सर्कुलेट करते हैं, जो भी इनके पास मटेरियल इन्होंने बनाया है उसको ये सर्कुलेट करते हैं। पैकेजिंग करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब पैकेजिंग मतलब किसी भी चीज़ को पैक करना, बट यहाँ पे ये प्रोटीन और फैट की ही पैकेजिंग करते हैं। साथ में जो सेल को भी एक तरह से ये कवर रखते हैं। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग लाइम वाटर पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग नॉर्मल पानी पीते हैं। तो ये क्यों पीते हैं? ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके, मतलब उसमें जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये भी अपने सेल को, सेल इनकी बॉडी है, तो ये अपने सेल को, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब कि उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये रिलीज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। जैसे कि आपने नूडल्स और मंचूरियन बनाया था, तो कुछ आपके पास भी बेकार चीज़ें पड़ी होंगी, कुछ सब्जियां होंगी, कुछ सीड्स होंगे, जो सब्जियों के पार्ट हम लोग काट देते हैं, फेंक देते हैं, वो भी तो होगा, तो उसे आपको क्लीन करना होगा।
तो ये होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। नाउ सी फंक्शन की बात करें अगर स्पेसिफिकली रफ की और स्मूथ की, तो ये क्या है इनमें, लेट्स सी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, ये आपने पढ़ा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, उसकी सिंथेसिस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एंड माइक्रो बॉडीज, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, माइक्रो बॉडीज हैं, इनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द प्रिकर्सर टू द ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल ऑफ गोल्गी बॉडी, ये प्रिकर्सर प्रोवाइड करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रिकर्सर प्रोवाइड करते हैं गोल्गी बॉडी के लिए। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, लाइपोप्रोटीन की बनी थी। यहाँ वहाँ पे क्या था, लाइपोप्रोटीन था, तो वो प्रोटीन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता है, अरे सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन चाहिए होता है वो ये अपने पास से दे देते हैं। तो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल करते हैं। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्स बने हैं, बहुत छोटे छोटे हैं और इसी वजह से इनको रफ कहते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस के पास अटैच है और ये इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास अटैच है। ठीक, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? चलिए, इतना था अभी की क्लास में। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।